दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो देखो, मैक्रो के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कवर कर लिया। और बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने हर चीज कवर करी है। मतलब यूट्यूब पर ही हमारी शानदार प्रिपरेशन हो रही है। प्रॉपर थ्योरी हम लोगों ने कवर कर ली, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। तो यहाँ तक सेट है, सब कुछ डन है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। देखो, आज की क्लास बहुत ही छोटू सी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर सिर्फ हम लोग हमारा बीएसटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार किस पार्ट का कितना वेटेज है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक स्किप करने हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ओल्ड बुक्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे होंगे, वहां पर एक्स्ट्रा चीजें भी गिवन है, डिलीटेड चीजें भी गिवन है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्किप करना है। शुरू करें फटाफट से। देखो, जैसे इको हमारा 100 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड एग्जाम होना है, 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, तो वही फाइल के नंबर हैं आपके स्कूल में, एक्सटर्नल्स आते हैं, आपका वाइवा होता है। सेम ऐसे ही बिजनेस स्टडीज के अंदर भी 80 मार्क्स का तो आपका बोर्ड एग्जाम होना है, जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे, और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के हैं। तो 20 मार्क्स के लिए आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, 12 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट फाइल के हैं, उसके अंदर आपका अंदर का कंटेंट देखा जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, सारी चीजें देखी जाएंगी। तो 12 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल के हैं, और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, वही स्कूल में एक्सटर्नल्स आएंगे, आपका प्रॉपर वाइवा लिया जाएगा। तो ये 20 नंबर आपके स्कूल वालों के हाथों में, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें स्कूल वाले अच्छे ही नंबर भेजते हैं। हम लोग बात करेंगे इन 80 मार्क्स की। तो देखो, ये 80 मार्क्स हमारे किस तरह से डिवाइडेड हैं। बीएसटी की हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है हमारा प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ोगे, 5 चैप्टर्स तो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही है। और एक है हमारा पार्ट बी, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो देखो, ये 80 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड है। पार्ट ए है हमारा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का पार्ट ए है, जिसके अंदर हमें 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पार्ट बी है हमारा 30 मार्क्स का, जिसमें हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो कैसे कैसे डिवाइडेड है, देखो, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 के शुरुआत के 3 चैप्टर्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये तीनों चैप्टर्स मिला के हमारा वेटेज बनता है 16 मार्क्स का। अब स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर्स लेंदी है, लेकिन ये जो थर्ड वाला चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, छोटू सा चैप्टर है, तो इसे आप पहले से प्रिपेयर करके साइड में रख दो। मतलब ना ये ऊपर वालों से रिलेटेड है, ना ये नीचे वाले चैप्टर्स से रिलेटेड है, एक दिन का चैप्टर है, इसे पहले से तैयार करके साइड में रख दो, लोड कम हो जाएगा। 12 में से एक चैप्टर गया हमारा। देन 2 चैप्टर्स हमारे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट के स्टार्टिंग के 2 फंक्शंस, ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स है, दोनों का मिला के वेटेज बनता है 14 मार्क्स। और लास्ट के 3 फंक्शन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगेन कंट्रोलिंग हमारा छोटू सा चैप्टर है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स है। इन तीनों चैप्टर्स का अकेले वेटेज बनता है 20 मार्क्स। तो देखो, मेरा सजेशन क्या है, यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्रोलिंग दोनों एक एक दिन के चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स को करके साइड में रख दो। हमारे पास में सिर्फ 6 चैप्टर्स बचते हैं पार्ट 1 के अंदर, बड़े बड़े चैप्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 50 मार्क्स डिवाइडेड हैं। पार्ट बी के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स है, और 3 चैप्टर्स अथॉ लेंथी चैप्टर्स है, एक ही बस छोटू सा चैप्टर है हमारे पास में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, हालांकि फाइनेंशियल मार्केट से बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी है, 2 साल पहले ही डिलीट हो गई थी, फिर भी आपकी बुक्स के अंदर गिवन होंगी। ये दोनों चैप्टर्स 15 मार्क्स के हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर है, और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटू सा चैप्टर मिला के वेटेज बनता है हमारा 15 मार्क्स का। तो इस तरह से तो ये 80 मार्क्स हमारे डिवाइडेड है। क्लियर हो गया। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि किस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने, कहां पर आपको कौन कौन सी चीजें स्किप करनी है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, हमें सारी चीजें कवर करनी है कि मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का पूरा कॉन्सेप्ट हमें देखना है, मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि भाई मैनेजमेंट हमारा आर्ट है या साइंस है, प्रोफेशन है, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट हायरार्की, जिसमें आप टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। आपको बताना है कि टॉप लेवल मैनेजर्स में कौन आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स में कौन आते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स में कौन आते हैं, और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं।
ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है हमारे पास में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सिर्फ इनका आपको मीनिंग देखना है क्योंकि आगे हम लोग ये चैप्टर्स काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यार कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सब कुछ पढ़ना है पार्ट 1 के अंदर, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगेन बड़ा चैप्टर है भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है और इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमारे हेनरी फ्योल साहब ने हमें मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए जिस पर आप मे भी अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। इन 14 प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है। देन टेलर ने हमें मैनेजमेंट के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी दिए हैं, प्लस टेलर ने हमें टेक्निक्स भी दी हैं। टेक्निक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें कवर करनी है। और लास्ट में एक छोटा सा कंपैरिजन, हेनरी फ्योल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, टेलर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, दोनों के में थोड़ा बहुत कंपैरिजन। अब थर्ड चैप्टर से हमारा कुछ ना कुछ रिलेटेड है, छोटा सा चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसमें आपको देखना है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और एक मेन क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हर साल आता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक केस स्टडी आपके पास में गिवन होगी, आपको पहचानना पड़ेगा कि यार कौन सा डायमेंशन की यहाँ पर बात करी गई है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है या लीगल एनवायरनमेंट है। तो ये एक केस स्टडी इस चैप्टर से 100% बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन डीमोनेटाइजेशन, आपको याद होगा 1500 के नोट बंद हुए थे। डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट की होता क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स थे, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था, वो थोड़ा सा हमें देखना है। अब देखो इस चैप्टर में हो सकता है आपकी बुक के अंदर 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स गिवन हो। एक टॉपिक होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में गिवन होगा। ये टॉपिक हमें नहीं करना, ये हमारे सिलेबस से 2-3 साल पहले ही डिलीट हो गया था। और एक टॉपिक और होगा मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो मैनेजर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इन 2 टॉपिक्स को आपको स्किप करना है। करेक्ट हो गया। आगे है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, पूरा हमें पढ़ना है। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट में फीचर्स आ जाते हैं बच्चों। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बोले तो सिग्निफिकेंस, और प्लानिंग की लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप और किसी चीज की लिमिटेशन करो या ना करो, प्लानिंग की लिमिटेशन आपको करनी है। देन प्लानिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं, और 8 तरह के प्लान्स के बारे में हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, इन 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में हमें पढ़ना है। पूरा चैप्टर आ रहा है। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग। अगेन ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स आते हैं, चारों स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों का मीनिंग भी देखना है, दोनों के एडवांटेजेस भी देखने हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं, और दोनों की सूटेबिलिटी भी देखनी है। सूटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी बनती है कि आपके पास में स्ट्रक्चर गिवन होगा, पूछा जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये किस केस में सूटेबल है। देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मीनिंग, दोनों के एडवांटेजेस और वही डिसएडवांटेजेस। देन टॉपिक आता है भाई डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट और उसके एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं इसके हमारे पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तीनों एलिमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस, यहाँ पर डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। स्टाफिंग भी हमें पूरा पढ़ना है, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं एचआरएम के अंडर, स्टाफिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज है, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, दोनों के मेरिट्स भी देखने हैं, दोनों के डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस भी देखने हैं। सिलेक्शन का मीनिंग, सिलेक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ट्रेनिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके बाद में हमें देखना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देन ट्रेनिंग के हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर हमारे पास में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स गिवन है, सारी ट्रेनिंग हमें पढ़नी है। जैसे हमें बात करनी है कि भाई ट्रेनिंग की सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और
एम्प्लॉयज के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग जिसे हम ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया, ये टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर केस स्टडी पूछी जाती है, तो स्टाफिंग हमें पूरा पढ़ना है। कंट्रोलिंग छोटा सा चैप्टर है कि भाई कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच का रिलेशन। इस टॉपिक को हमें अच्छे से देखना, और लास्ट है कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट 1, और मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर मेन स्ट्रेस आपको कहाँ पर देना है, कहाँ से केस स्टडी बनती है। अब देखो पार्ट 2 के अंदर 4 चैप्टर्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पूरा पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद ही क्या है। देन 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। तीनों का मतलब और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। देन फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। तो याद रखना ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देन फिक्स्ड कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल होती है, दोनों का मतलब क्या होता है, और कितनी फिक्स्ड कैपिटल रखनी है, कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी है, इस चीज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब चैप्टर नंबर 10, देखो इस चैप्टर से काफी कुछ रिलेटेड है। फाइनेंशियल मार्केट का हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद में मनी मार्केट का भी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही प्रिपेयर करना है। मनी मार्केट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। पिछले 2 सालों से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डिलीटेड है, तो याद रखना इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट हमें नहीं पढ़ना। देन कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हमें पूरा पढ़ना है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पूरा पढ़ना है। एक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट डिलीटेड है, एक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिलीटेड है, और एक आपके में और टॉपिक गिवन होगा मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। एक टॉपिक होगा मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बुक्स में दे रखा है, इग्नोर कर देना। अब बचा क्या मैम, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करा जाएगा। देन आपकी बुक में छोटी छोटी सी चीजें गिवन होगी, डिपॉजिटरी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, किस तरह से इन्हें यूज करा जाता है, और लास्ट में सेबी क्या है, सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और सेबी के क्या क्या फंक्शंस है। तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्या बनता है, एक तो ये दोनों डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट वाला, एक प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, और एक हमारे सेबी के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हो गया, चमक गया, 3 चीजें यहाँ पर डिलीटेड है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मार्केटिंग, जिसमें हमें सारी चीजें कवर करनी है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, फीचर्स, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग फिलोसफीज। तो मार्केटिंग फिलोसफीज से हमारे एग्जाम के अंदर केस स्टडी गिवन होगी, कुछ भी गिवन होगा, पूछेगा कौन सी फिलोसफी की यहाँ पर बात करी गई है। देन मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे पास में 4 एलिमेंट्स आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग वगैरह। प्राइस पूरा पढ़ना है कि प्राइस मिक्स पूरा पढ़ना है, प्राइस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ना है, सारे कंपोनेंट्स देखने हैं, अलग अलग चैनल्स के बारे में पढ़ना है, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल वगैरह। प्रमोशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। प्रमोशन के अंदर भी हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। इन चारों का हमें कॉन्सेप्ट यानी कि मीनिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो, अगर आप ओल्ड बुक्स फॉलो कर रहे हो तो आपकी बुक्स में हो सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिवन हो। हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है।
तो नए वाले के अकॉर्डिंग पढ़ना कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, इसके हिसाब से कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर कौन माना जाता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के पास में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किस किस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम देता है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहां पर जाकर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जूरिसडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कंज्यूमर के साथ में कुछ भी गलत होता है, धोखाधड़ी होती है, तो उसके पास में कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, और लास्ट में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का क्या रोल है कि ये किस तरह से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सारी चीजें मैंने बता दी। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो हमारा 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम प्लस कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हो गया हमारा बीएसटी का पूरा सिलेबस। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग बीएसटी का हमारा कोर्स स्टार्ट करें। वी विल स्टार्ट आ चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना कि नेहा मैम जैसे इको प्रिपेयर करा रही है, सेम वैसे ही हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर भी फोड़ने वाले हैं। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।